फिर उसके बाद डेथ नाइट दुल्हन सोच रहा होता है ये एक ऐसी बॉडी है जिसका डेथ भी कुछ नहीं कर सकती और ना ही इसके ऊपर किसी चोट या दर्द का असर होता है। तो ये मुझे अभी क्या हो रहा है, आखिर मुझे ये किस तरह का दर्द हो रहा है जो मेरे सोल को भी चीर रहा है। और सिस्टम डेथ नाइट दुल्हन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था। फिर वो एक जबरदस्त अटैक करता है और इस अटैक की वजह से डेथ नाइट जमीन में पड़ा होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस दुनिया में इस तरह का एग्जिस्टेंस मौजूद कैसे हो सकता है। फिर सिस्टम अपने शॉट को दुल्हन के कंधे के ऊपर गाड़ देता है जिसके वजह से दुल्हन चीखने लगता है। फिर सिस्टम कहता है उसे दे दो और सिस्टम दुल्हन को पूरी तरह से ओवर पावर्ड कर चुका होता है। फिर सिस्टम अपने हाथ को ऊपर करता है जहाँ से बहुत ज्यादा लाइटिंग निकल रही थी और कहता है मैंने कहा ना उसे अभी दे दो। फिर वो दुल्हन के चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। फिर उसके बाद वो दुल्हन के ऊपर पंच की बारिश कर देता है जिसके वजह से वहाँ चारों तरफ लाइटनिंग रिलीज हो रही थी और दुल्हन के पास का जमीन भी शटर होने लगता है। फिर सिस्टम दुल्हन के आर्मर को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे खींच के निकाल फेंकता है। फिर सिस्टम सामने की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुमने इसे यहाँ पे रखा है। फिर सिस्टम उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है अब वापस चले जाओ और वहाँ से लाइटनिंग रिलीज होने लगता है और धीरे धीरे करके ये लाइटनिंग काफी ज्यादा रिलीज होने लगता है। फिर विलेज के बच्चों के सोल के ऊपर स्पेल का बना हुआ सील धीरे धीरे करके टूटने लगता है। फिर उसके बाद वो टूट जाता है जिसके वजह से विलेज के जितने भी बच्चे थे उनका सोल उनके बॉडी में वापस जाने लगता है। मतलब उन बच्चों के सोल का लाइफ फोर्स वापस जाने लगता है और उन बच्चों का लाइफ फोर्स अभी भी जा रहा होता है और सिस्टम दुल्हन को अभी भी वैसे ही पकड़ा होता है। फिर सिस्टम कहता है मुझे डेफिनेटली पता है लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा। फिर सिस्टम काफी ज्यादा सीरियस टोन में कहता है तुम्हारे जैसे कमीनों को मारने का मेथड मुझे याद नहीं आ रहा। फिर दुल्हन कांपते हुए सोच रहा होता है हम दोनों एक जैसे नहीं है, मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह डेथ से बच निकला है। फिर सिस्टम अपने शॉट को निकालते हुए कहता है भले ही मुझे याद नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास और तरीके नहीं है। फिर सिस्टम शॉट से डेथ नाइट दुल्हन का एक हाथ काट देता है जिसके वजह से दुल्हन दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। फिर सिस्टम कहता है मैंने तो अभी शुरू ही किया है, मैं तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को काटूंगा, शायद ये तुम्हारे लिए मरने के ही जैसे होगा, तो अब शुरू करते हैं। फिर सिस्टम एक और स्ट्राइक मारता है जिसके वजह से दुल्हन के दोनों पैर कट जाते हैं। फिर दुल्हन काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है। फिर सिस्टम कहता है अभी तो तुम्हारा एक और हाथ बचा है। फिर तभी दुल्हन लमास्तु लमास्तु बोल के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर तभी सिस्टम सामने की तरफ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि दुल्हन के आसपास बहुत सारा डार्क एनर्जी आके उसे घेर लिया था और डेथ नाइट दुल्हन चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पर हूँ मास्टर लमात्सु। फिर उसके बाद कई सारे डार्क एनर्जी से बने हुए हाथ दिखाए जाते हैं जो डेथ नाइट दुल्हन के पास जा रहे होते हैं। उसे देखकर सिस्टम सोचने लगता है क्या ये। फिर डेथ नाइट दुल्हन कहता है मास्टर लमास्तु। फिर वो डार्क एनर्जी से बने हुए हाथ दुल्हन को पकड़ने लगते हैं और वो डार्क एनर्जी का हाथ पूरी तरह से दुल्हन के बॉडी को जकड़ने लगता है जिसे देखकर सिस्टम सोच रहा होता है वो उसकी इमोर्टलिटी को वापस ले रहा है। फिर वो डेथ नाइट चिल्लाते हुए कहता है नहीं मास्टर लमास्तु। पर वो डार्क एनर्जी का बना हुआ हाथ दुल्हन के पूरे बॉडी को जकड़ लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सिस्टम दुल्हन की बातों को याद करके लमास्तु के बारे में सोचने लगता है मुझे अपने मेमोरीज में उस नाम का कोई भी पर्सन याद नहीं है लेकिन मुझे उस नाम का हल्का सा जरूर एहसास है, आखिर वो किस तरह का एग्जिस्टेंस है। फिर तभी अचानक से ब्लेड की बॉडी कांपने लगती है जिसे देखकर सिस्टम सोचने लगता है ऐसे लगता है मैंने इसके बॉडी को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, इसकी ग्रोथ काफी तेज हो रही है। मुझे प्राउड है कि अब तक इसका बॉडी मेरे पावर को झेल पाया, मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए जब ये उड़ जाए। फिर ब्लेड वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है सवेरे हो जाता है और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है। फिर उसके बाद हमें फिर से मोसियाम के बैरन के उत्थान का सीन दिखाया जाता है और वहाँ वही डार्क इमेज वाली औरत थ्रोन पे बैठी होती है और वो सोच रही होती है। उसकी सोल काफी चमक रही थी, जो निशान उसके बॉडी पे थे वो काफी ज्यादा मर्सिलस थे, मतलब निर्दयी थे। वो किसी इस तरह का मैजिक का यूज कर रहा था जो काफी लंबे समय बाद यूज हो रहा है। पास्ट की चीजें बदल गई है, ऐसा लगता है कि एक एंशिएंट बीस्ट अपने नींद से जाग गया है
तो अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। एक ऐसा समय जहां क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। उस चायोटिक एज का मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। फिर दिखाया जाता है उसके सामने कई सारे लोगों के कटे हुए सिर होते हैं। फिर एक नाइट को दिखाया जाता है जो उसके सामने घुटने के बल बैठा होता है। फिर वो डार्क मेज वाली औरत कहती है, मेरे नाइट जो कुछ भी तुम्हारे सामने है और जो भी तुम्हें पसंद है उसे ले लो। वे बैरन उथमन के नाइट्स है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो सेटिस्फाई होंगे। उन्होंने पहले ही अपनी कीमत चुका दी है। तो गाइस यहाँ पर मतलब ये है कि ये सभी कटे हुए सिर बैरन उथमन के नाइट्स के हैं। खैर आपका इकलौता बेटा मौत से वापस आ चुका है। मोशियाम में हमारा डार्कनेस है, इसलिए हम कुछ समय के लिए इसी जमीन पे रहेंगे। फिर दिखाया जाता है उसके सामने गोल्डन आर्मर पहना एक डेथ नाइट होता है और उसके पीछे डुल्लाहन की तरह सिल्वर आर्मर पहने कई सारे हेडलेस डेथ नाइट होते हैं। फिर वो सभी डेथ नाइट कहते हैं, हम आपके विल को फॉलो करेंगे मास्टर लमास्तु। फिर उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सदमे में होता है और कहता है, क्या मैं 3 दिन से सो रहा था। और उसके सामने गोथे होता है जो कहता है, खुशी मनाओ की फाइट रुक गई। जब मैंने वहाँ आपको पहली बार देखा था तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई आप फटे हुए कपड़े के टुकड़े हो। क्या आपको पता है कि आपको यहाँ तक लाने में मुझे क्या क्या सहना पड़ा। उसकी बातें सुनकर ब्लेड इमेजिन करने लगता है जहाँ गोथे ब्लेड को घसीट के लेकर आ रहा था। फिर ब्लेड कहता है, नाइट्स क्या वे सब ठीक हैं? फिर गोथे कहता है, उनमें से सिर्फ कैप्टन की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आपको दूसरों की चिंता की जगह खुद आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो कहता है, मुझे रिपोर्ट देना होगा कि तुम जाग गए हो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर उसके बाद गोथे वहाँ से चले जाता है। फिर ब्लेड कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि सभी लोग सही सलामत हैं। फिर सिस्टम भी कहता है, हाँ यही सबसे जरूरी बात है। फिर सिस्टम आगे कहता है, ऐसा लगता है जस्टिया द्वारा लगाया गया बैरियर आखिरी तक टिकने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर ब्लेड भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर ब्लेड आगे कहता है, ये थोड़ा अजीब है कि मैं बिना शॉट पकड़े तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर सिस्टम कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वर्ल्ड के हॉरिजॉन जुड़े हुए हैं। भले ही ये सिर्फ एक पल के लिए था लेकिन हमने अपने वर्ल्ड को शेयर किया। अब तुम मुझसे मन ही मन बात कर सकते हो। फिर सिस्टम उसके डायरेक्ट माइंड से बात करने लगता है। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है, क्या इसी तरह से? फिर ब्लेड कहता है, अब मुझे किसी कोने में जाके फुसफुसाने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे देख न ले। तो गाइस इससे पहले ब्लेड अपने सिस्टम से मुंह से बात करता था और अब वो अपने मन से बात कर सकता है। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है, जरा सोचो तो, मैंने तुम्हें ये पहले कभी नहीं बताया। ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। तुम ही वो थे जिसने सभी लोगों को बचाया है, न सिर्फ मुझे और नाइट को बल्कि तुमने विलेज के बच्चों को भी बचाया। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो लोग इसी तरह से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर ब्लेड कहता है, क्या सच में? फिर सिस्टम कहता है, हाँ तुमने सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक होली नाइट कहता है, यहीं रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। और उसके सामने ब्लेड होता है जो कहता है, मैं सोआर से हूँ, मिस जस्टिया मुझे जानती है। उसकी बातें सुनकर वो होली नाइट ब्लेड की तरफ घूर घूर के देखने लगता है, पर ब्लेड वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। फिर वो होली नाइट वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम यहीं पे रुको। फिर ब्लेड साइड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, भले ही होली नाइट देर से पहुंचे फिर भी मुझे खुशी है कि वो यहाँ आ गए। अब विलेज के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो होली नाइट ब्लेड के पास आते हुए कहता है, तुम अंदर आ सकते हो। फिर ब्लेड भी शुक्रिया कहता है और अंदर की तरफ चले जाता है। पर जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कई सारे औरतों की लाशें थी। फिर ब्लेड सोचने लगता है, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि उस समय का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब था, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि यहाँ इतने सारे विक्टिम्स हैं। फिर उसके बाद हमें उस उल्टे क्रॉस के बाइबल को दिखाया जाता है जो जस्टिया के पास था। फिर जस्टिया कहती है, ब्लेड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, मिस जस्टिया क्या मैं इस एरिया को सर्च कर सकता हूँ? फिर जस्टिया कहती है, सर ग्रेगोरी ने पहले ही मिसिंग वुमेन को कंफर्म कर लिया है। फिर ब्लेड कहता है, लेकिन कोई ऐसा है जिसे मैं पर्सनली ढूंढ रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर जस्टिया भी उसे परमिशन दे देती है
और कहती है हो सकता है कर्ज के रेमिनेंट अभी भी बचे हो, इसलिए काम पूरा होने के बाद मेरे ब्लेसिंग को लेने के लिए आ जाना। फिर ब्लेड कहता है मैं समझ गया और इसके लिए आपका शुक्रिया मिस जस्टिया। फिर उसके बाद ब्लेड उन लाशों के कफन को उठाकर चेक करने लगता है। फिर तभी उसकी नजर साइड की तरफ जाती है जहाँ एक लाश के बाल कफन के बाहर बिखरे पड़े थे। फिर उसके बाद ब्लेड वहाँ जाके उस कफन को उठा देता है और उस कफन को उठाने के बाद सोचने लगता है मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ ब्लेड आना से कह रहा होता है ऐसे लगता है तुम्हारे आंखें काफी इंजर्ड हैं, बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन आराम कर लो। फिर आना कहती है ये कोई टूटी हुई हड्डी थोड़ी है, ये सिर्फ छोटी मोटी चोटें हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा इसे देने के लिए शुक्रिया। फिर ब्लेड कहता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, तुम इसका यूज अपने चोट लगे आंखों पे रगड़ने के लिए करो। फिर आना प्यार से कहती है क्या ये रिश्वत है? जो भी हो इसे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं अगली बार तुम पे भरोसा करूंगी। फिर ब्लेड कहता है जिंदगी एक बहुत ही घिनौनी चीज है, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करती? अपने अगले जन्म में प्लीज कोई खतरनाक काम मत करना, एक अच्छे फैमिली के बेटे के रूप में जन्म लेना और बड़े ही प्यार से बड़ी होना। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। और ब्लेड आना के हाथों को क्रॉस बना के उसके उंगली में फ्लावर रिंग को पहना देता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद होली नाइट जस्टिया के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जस्टिया कह रही होती है तो तुम ये कह रहे हो कि अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक होल अपेयर हुआ और उस ब्लैक होल ने डेथ नाइट को अपने अंदर खींच लिया। फिर ब्लेड कहता है हाँ ऐसा ही हुआ था। फिर जस्टिया कहती है मुझे और डिटेल बताओ। फिर ब्लेड कहता है मुझे बस इतना ही पता था, मैं उस समय फाइट करने में बिजी था, उसके अटैक से ही बचना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर सिस्टम कहता है तुमने बातों को अच्छे तरह से बनाया है, तुम्हारी बातें सच लग रही है क्योंकि तुम सच और झूठ दोनों को अच्छे तरह से मिलाकर बोल रहे हो। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है मैंने छोटी बस्ती में प्रोस्टिट्यूट मतलब वैश्याओं के साथ काम किया है और वहाँ अपनी जिंदगी चलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं काफी हद तक यकीन दिला सकता हूँ कि पीछे छोटे निशान पूरी तरह से डिजास्टर थे क्योंकि ये निशान साफ साफ दर्शाते हैं कि एक कहीं ज्यादा पावरफुल फोर्स के सामने रेजिस्ट करना कितना कमजोर था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर में क्या मायने रखता था। फिर ब्लेड कहता है आखिरी में उसने एक नाम पुकारा था। फिर जस्टिया कहती है वो नाम क्या था? फिर ब्लेड कहता है मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं उस समय बेहोश होने वाला था इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। फिर जस्टिया एप्पल को छीलते हुए कहती है अगर तुम कुछ खाओगे तो हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। फिर ब्लेड कहता है उसका नाम का शुरुआत लामा से हो रहा था, शायद उसका नाम लमास्तु था। जिसके बाद सुनकर जस्टिया वहीं एप्पल को छीलना बंद कर देती है और वो कांपने लगती है। फिर जस्टिया कहती है क्या सच में उसने यही नाम बोला था? फिर ब्लेड कहता है हाँ मुझे लगता है उसने यही नाम कहा था। फिर जस्टिया कहती है तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी ब्लेड सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि जस्टिया अपने जगह पे खड़े हो जाती है और कहती है सैन रोजिनो कभी नहीं भूलेगा कि तुमने उस दिन कैसे फाइट किया था, वापस जाओ और आराम करो। फिर ब्लेड कहता है ठीक है। फिर जस्टिया वहाँ से जाने लगती है। फिर सिस्टम कहता है ये बहुत ही राहत की बात है कि उसे तुम पर शक नहीं है। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है क्या तुमने जाने से पहले उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा? वो बिल्कुल एक अलग ही पर्सन दिख रही थी और जस्टिया यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फिर उसके बाद हमें सोआर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ एक कप में चाय भरते हुए कहता है आप यहाँ सोआर में कब आए लावाडो? और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। फिर लावाडो कहता है असल में यहाँ आए काफी समय हो गया। फिर जोसेफ कहता है अगर आप मुझे आने से पहले ही बता देते तो मैं खुद आपको लेने के लिए आ जाता। फिर लावाडो चाय पीते हुए कहता है मैं तो अब सिर्फ एक लोएस्ट रैंक का पर्सन हूँ, तो यंग मास्टर मेरे जैसे पर्सन के लिए मैं आपको इतना मेहनत कैसे करवा सकता हूँ? और इन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरे भी कुछ अपने काम हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका वो यंग बॉय कहाँ है? फिर जोसेफ कहता है वो अभी मिशन पर गया है, वो अभी बैरन ओथमन के टेरिटरी में मिशन पर है, जल्द ही उसके बारे में खबर आ जाएगी। फिर लावाडो कहता है वो एक सर्वेंट है, फिर भी ऑलरेडी वो एक मिशन पर है, सर्वेंट मतलब नौकर। फिर लावाडो कहता है असलियत में मैं यहाँ आने से पहले पैट्रियाट से मिला था, मेरे पास सिर्फ एक डुकेट टोकन बचा है, इसलिए मैं सब कुछ समेटना चाहता था। उसकी बातें सुनकर जोसेफ
जोसेफ सोचने लगता है अच्छा तो वो यहाँ सिर्फ ब्लेड से मिलने नहीं आया है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर कई सारे सर्वेंट होते हैं जिन्हें देखकर लावाडो कहता है इस तुरमा के सभी सर्वेंट कितने ज्यादा डल हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा जिन लोगों को बैजेट का नाम लेना चाहिए वो लोग बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने जिस सर्वेंट को तैयार किया क्या वो भी इन लोगों के जैसा ही है। फिर जगर कहता है नहीं वो इन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है लेकिन वो जो चाहे उसे करना पसंद करता है। फिर लावाडो कहता है अगर तुम्हारे जैसा कोई पर्सन उसके बारे में इतना अच्छा बोल रहे तो वो जरूर काम का होगा। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम छोटे थे तो तुमने अपने सारे शर्मनाक पहलू दिखा दिए थे और साथ ही पूरे समय तुम बड़बड़ाते रहते थे। मुझे उम्मीद है कि मुझे वो बच्चा पसंद आ जाएगा, पर वो उस सोवनिन बच्चा या उसका नाम जो भी है जो लोगों को इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसके सपोर्ट में उसकी फैमिली है। अगर वो उसके जैसे हुआ तो मैं उसे बहुत ही पीटूंगा, भले ही वो तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट ही क्यों ना हो। फिर जोसेफ कहता है उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है, ना ही उसकी कोई फैमिली है। फिर जोसेफ सोचने लगता है अब मुझे लावाडो के इरादे समझ में आ गए हैं तो मुझे जितना हो सके उसके इंटरेस्ट को ब्लेड की तरफ ले जाना होगा। फिर जोसेफ कहता है वो सुआर की छोटी बस्ती में बिना किसी पेरेंट्स के पला बड़ा है और वो खुद के दम पर यहाँ तक पहुँचा है। फिर जोसेफ सोचने लगता है मेरे पास एक कारण है जिस वजह से मैं उसे गरीब माहौल का दिखा रहा हूँ जहाँ वो पला बड़ा है। मुझे उसके पास्ट को याद दिलाना चाहिए जहाँ उसने कई सारे मुश्किलों का सामना किया है क्योंकि उसने भी खुद के दम पर इस कामयाबी को हासिल किया है। फिर लावाडो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर जोसेफ कहता है आपको उसे डुकेट टोकन देने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक या दो चीजें तो जरूर सिखाएंगे। फिर लावाडो कहता है आज तक मैंने जितने भी यंग मैन को देखे हैं मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया है, पर जबकि आपने मुझसे खुद रिक्वेस्ट किया है तो मैं खुद उसे पर्सनली अच्छी तरह से देखूंगा। फिर उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर जस्टिया ग्रीट करते हुए कहती है हम सैन रोजिनो आप सभी बहादुर लोगों के द्वारा किए गए कामों को हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर ग्रेगोरी हंसते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा कहेंगे क्योंकि हमारे में और किसी की भी बहुत ही कम तारीफ करते हैं। फिर जस्टिया कहती है मिस्टर ग्रेगोरी मैं अपने रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल सकती लेकिन मैं आपके पोजीशन पर विचार करने के बारे में पूरी कोशिश करूंगी। फिर ग्रेगोरी कहता है तो ये बेहतर होगा कि आप हमारे बारे में कुछ भी ना कहे। फिर जस्टिया की नजर साइड की तरफ जाती है जहाँ पर ब्लेड अपने झंडे को मोड़ रहा था, जिसे देखकर जस्टिया ग्रेगोरी से पूछती है ब्लेड के पास झंडा है ना। फिर ग्रेगोरी कहता है काफी लंबा समय हो गया लेकिन बैजेट को कोई ऐसा मिल गया जिसके ऊपर उनकी नजरें टिकी हुई है, वे उसे अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं। फिर जस्टिया अपने मन ही मन सोचने लगती है एक खतरनाक फाइट के निशान और एक ऐसा सर्वेंट जिसके अंदर डेथ नाइट डुल्लाहन से फाइट करने की हिम्मत है, ये दोनों बात साफ साफ बताते हैं कि उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर ग्रेगोरी कहता है अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर जस्टिया कहती है मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के ऊपर सेंट रोजिनो का ब्लेसिंग बनी रहे। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ब्लेड पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हुए गुड बाय कह रहा होता है। फिर वो सभी विलेज के लोग भी अलविदा कह रहे होते हैं। फिर ग्रेगोरी कहता है ये सच में धूप की रोशनी से भरी हुई जगह है, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो उसके वजह से हुआ। उसके बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है ये राहत की बात है, सोआर के अंधेरी और उदास बस्ती में दफनाए जाने के बजाय आना भी किसी ऐसे गांव में दफनाए जाना पसंद करेगी जो धूप की रोशनी से भरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस रोशनी के गर्माहट को पसंद करेगी। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग कैंप लगा के सो रहे होते हैं और वहाँ पे ब्लेड जगा होता है और वो बैठ के सोच रहा होता है मैं वहाँ पूरी तरह से हार गया था, अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो मैं भी जॉर्ज और आना की तरह मारा जाता। फिर तभी वहाँ ग्रेगोरी उठ जाता है और ब्लेड से कहता है तुम इतना ध्यान से किसके बारे में सोच रहे हो। फिर ब्लेड कहता है मैं बस तरह तरह की बातों को सोच रहा था। फिर ग्रेगोरी कहता है लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। फिर ब्लेड कहता है इस दुनिया में कई सारे इंक्रेडिबल लोग हैं, मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में रह पाऊंगा या नहीं। फिर ग्रेगोरी कहता है हर किसी के जीवन में कम से कम एक बार ऐसा सवाल तो आता है लेकिन इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। फिर ग्रेगोरी उठते हुए कहता है लेकिन मैंने अपना कंक्लूजन निकाल लिया है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। फिर ब्लेड कहता है वो कंक्लूजन क्या है। फिर ग्रेगोरी कहता है मुझे जलते रहना है, हवा चलने पर आग को डगमगाने से रोकने का कोई तरीका नहीं है,
लेकिन जब तक आग की फ्लेम्स बची रहती है वो फिर से जल सकती है। बार बार डटे रहो और इंडलेसली चलते रहो। फिर ब्लेड सोचने लगता है बिल्कुल सही, काफी जल्दी ताकतवर बनना और एक ही पल में सभी को पीछे छोड़ देना इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मुझे बस डटे रहना है और बिना हार माने फ्लेम की तरह जलते रहना है। मुझे अभी सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है। अगर मुझे अचानक सामने आने वाले बड़े वर्ल्ड का सामना करना है तो मुझे भी उसकी तरह एक बड़ा फ्लेम बनना होगा। और वो इसी तरह की बातों को अपने मन ही मन सोच रहा होता है। फिर तभी उसके पीछे किसी चीज को दिखाया जाता है और ये वही काला घोड़ा होता है जो ब्लेड को गौर से देखे जा रहा था। फिर उसके बाद सोआर के मेयर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ कहता है, तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। मैं इस मिशन को पूरा करने में आपकी लगन के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँचने के आगे बढ़ने की एबिलिटी पर भी बहुत ध्यान दिया है। लेकिन ये फैक्ट कि बैजेट के शॉट दूसरे लॉर्ड के जमीन पे यूज की गई थी, इसे बिल्कुल भी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर ग्रेगोरी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के लीडर होने के नाते किसी भी तरह के पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी पीछे से आवाज आती है, समय पहले ही बदल चुका है, तुम दूसरे लोगों के जमीन पर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। और ये बोलने वाला लावाडू होता है जो कहता है, और इससे भी बुरी बात यह है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि उनके एक्शन काफी ज्यादा बेकार थे। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है आखिर वो कौन है। उसके आसपास की हवा काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। फिर जोसेफ कहता है, वो सही है, इस चाउटिक समय में तुमने सेंसिटिव प्रॉब्लम में अपना हाथ लगाया है। एम्पायर धीरे धीरे करके बिखरना शुरू हो गया है क्योंकि इंपीरियल फैमिली एम्पायर को ठीक से कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है। एम्पायर के सभी एरिया में छोटे बड़े टेरिटोरियल वॉर हो रहे हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नॉर्थ में ऐसा नहीं होगा। फिर ग्रेगोरी अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। फिर जोसेफ कहता है, ऐसे समय में जब हम पास्ट के कष्ट चीजों को देख रहे हैं तो आयरन ड्यूक भी इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। उस विलेज में क्या हुआ था, ड्यूक ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों का इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने जो आग लगाई है वो काफी ज्यादा बड़ी है। फिर तभी पीछे से आवाज आती है जो कहती है, तुम लोगों को वहाँ से पहले ही निकल जाना चाहिए था। और ये कहने वाला लावाडू होता है जो आगे कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ सैन रोजिनो का एक होली नाइट था, इसका मतलब उस जगह को उस होली नाइट के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। ये तो एक आम बात है जो तुम लोगों को करना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर ब्लेड गुस्से से अपने मन ही मन कहता है, जब तुम कुछ भी नहीं जानते तो तुम्हें इसके बारे में कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जब तुम वहाँ थे ही नहीं तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। फिर लावाडो कहता है, आजकल के बच्चे कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरा भी नहीं सोचते। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड गुस्से से कहता है, अगर हम उसमें शामिल नहीं होते। जिसकी बातें सुनकर जोसेफ और जगर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और ग्रेगोरी और केट हैरान होकर ब्लेड को देखने लगते हैं और लावाडो की नजरें भी ब्लेड के ऊपर टिकी होती हैं। फिर ब्लेड गुस्से भरे नजरों से कहता है, वो सभी बच्चे मारे जाते। उसे देखकर लावाडो सोचने लगता है, जरा देखो तो यंग मास्टर जोसेफ ने बिल्कुल अपने जैसे किसी को कहां से ढूंढ निकाला। मैंने सोचा था कि ये कोई नाक मुंह सिकुड़ने वाला बच्चा होगा, लेकिन जब मैं उस बच्चे को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ तो वो एक खुखार बीस्ट है। फिर ब्लेड आगे कहता है, और सर ग्रेगोरी ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। सैन रोजिनो ने देखा कि हमने क्या किया और उन्होंने कहा कि हमारे कामों के लिए हमें तारीफ मिलनी चाहिए, ना कि फटकार। और इसके अलावा पर वो इसके आगे कुछ और बोल पाता तभी जोसेफ अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए गुस्से से कहता है, बस अब बहुत हो गया, यहीं पे रुक जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिसकी वजह से ब्लेड चुप हो जाता है और वो जोसेफ की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे जगर भी गुस्सा होता है और ग्रेगोरी और केट परेशान होते हैं। फिर जोसेफ गुस्से से ब्लेड को देखने लगता है, जिसे गुस्सा देखकर ब्लेड पीछे मुड़ता है और अपना सिर झुका के कहता है, सर जोसेफ मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जोसेफ बगल में खड़े लावाडू की तरफ देखता है जहाँ लावाडू अपने दोनों आंखों को बंद करके सिर झुकाए खड़ा होता है। फिर वो अपने आंखों को बंद करके सोचने लगता है। फिर वो कहता है, सर ग्रेगोरी मुझे आप पे भरोसा है कि आप भी इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझते होंगे कि सेकेंड स्वॉर्ड मास्टर कोड बेहद सेंसिटिव होता है। फिर ग्रेगोरी कहता है, बिल्कुल सही सर जोसेफ, ये हमारी तरफ से एक चूक थी, सेंसिटिव मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर जोसेफ कहता है, इससे पहले कि बैरन ओथमैन पर्सनली इसे शिकायत करे, हमें पहले एक्शन लेना चाहिए और अपनी सिंसेरिटी दिखानी चाहिए। नाइट ग्रेगोरी कुछ समय के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है।
जिसकी बातें सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ आगे कहता है उस दौरान तुम्हें सैलरी नहीं दी जाएगी और तुम बाइजेट हाउस होल्ड द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार को यूज नहीं कर पाओगे और यही सेम पनिशमेंट नाइट गेट को भी दी जाएगी। फिर ग्रेगोरी कहता है ठीक है सर जोसेफ। फिर जोसेफ पीछे मुड़ते हुए कहता है और इसके अलावा सर्वेंट ब्लेड, और ब्लेड भी जोसेफ की तरफ ही देख रहा होता है। उसे देखकर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है मैंने तुम्हें रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मैंने अभी तक अपना पालतू नहीं बनाया। फिर जोसेफ कहता है मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा निराश हुआ कि तुमने मेरे परमिशन के बिना यहाँ बोलकर मुझे उदास किया। फिर जोसेफ सोचने लगता है क्या मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ? नहीं, मैं सच में काफी निराश हूँ। फिर जोसेफ ब्लेड की तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जाते हो। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है क्योंकि ये बहुत बेकार था इसलिए मुझे तुम्हारे साथ और भी शक्ति से पेश आना चाहिए। फिर उसके बाद जोसेफ कहता है जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम मेरे आसपास भी दिखाई मत देना, जिसकी बातें सुनकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड वहाँ से जा रहा था और वो सोच रहा था मेरी फीलिंग अभी मिक्स है और ये सोचते हुए कि मुझे फिर से उन आंखों को देखना पड़ेगा। फिर उसके सामने लावाडू होता है जो कहता है एक सर्वेंट होने के बावजूद भी तुमने सचमुच सर जोसेफ को परेशान कर दिया, तो तुम्हारा नाम ही ब्लेड है। उसे देखकर ब्लेड अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर लावाडू कहता है जरा देखो तो तुम्हें जब कोई बड़ा तुमसे सवाल पूछ रहा हो तो तुम जवाब नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कभी किसी ने ठीक से मैनर नहीं सिखाए। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोच रहा होता है मुझे उन मैडम ने बहुत कुछ सिखाया है जिन्होंने मुझे एक माँ की नजरों से देखा है। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है ये सही है, मेरा नाम ब्लेड है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? उसे देखकर लावाडू हैरान हो तो ये सोच रहा होता है उसकी वो आंखें, उसे देखकर ऐसे लग रहा है कि वो मुझसे डुअल शुरू करने से पहले मेरा नाम पूछ रहा है। फिर लावाडू मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है मेरे जैसे बूढ़े आदमी का खून फिर से खौलने लगा है। अपने अंदर मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी भी महसूस नहीं की। फिर लावाडू कहता है क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा अभी कोई नाम नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता सकूं। फिर वो अपने झंडे के डंडे को जमीन पर पटकता है। तभी ब्लेड सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि लावाडू के झंडे में कई सारे हाउस होल्ड ने एक नाइट के हॉनर के रूप में ऑर्गेनाइज किया था। फिर लावाडो कहता है मैं तो सिर्फ सबसे लोएस्ट पाथ पे चलने वाला एक पर्सन हूँ जिसने अभी तक अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। और गाइस मैं आपको बता दूं पर्सन मतलब व्यक्ति या इंसान होता है। फिर लावाडो आगे कहता है ऐसे नाइट भी है जो बिना मरे बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि वो बैटलफील्ड में हॉनरेबल रिटायर नहीं हो सकते, वे सबसे लोएस्ट पाथ पे चलते हैं और रास्ते में खोई हुई हॉनर को वापस पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फाउंटेन किंग जो स्वॉर्ड मास्टर थे उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट में किया था। फिर उसके बाद डेरमर का सीन दिखाया जाता है जहां बटलर कहता है आखिरकार काउंट गैदर ने नॉर्थ की तरफ जाने के लिए एक ब्रिज को तैयार किया है। अगर ज्यादा सटीक तौर पे कहें तो उसने उन रीजन को चुना है, मतलब उन एरिया को चुना है जहां ब्रिज हेड को तैनात किया जा सकता है। फिर लेडी एलिशा कहती है नॉर्थ की तरफ जाने के लिए उसे आखिरकार हमसे आगे निकलना ही होगा। फिर लेडी एलिशा कहती है क्या वो हमारे पास आएगा? फिर बटलर सोचने के बाद कहता है हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर लेडी एलिशा कहती है ये सोचना कि सेंट्रल अभी ब्लॉक है, इससे पहले कि हम इसे बाद में रियलाइज करें वेस्ट हमारे क्लोज आ रहा है। मुझे काउंट बाइजेट को एक लेटर लिखने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा करने का रीजन और ड्यूटी दोनों हैं। फिर बटलर कहता है आप सही कह रही है, एक बार जब वे डेरमर से आगे निकल जाएंगे तो जाहिर तौर पे उनका अगले टारगेट बाइजेट काउंटी होगा। फिर लेडी एलिशा कहती है मुझे खुशी है कि मैंने उसे अपना रुमाल दिया। फिर बटलर कहता है हाँ हम इन दिनों उसके बारे में काफी अफवाहें सुनते रहते हैं, वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन रहा है। फिर लेडी एलिशा कहती है ऐसा लगता है कि उसने इस बार सैन रोजेने में अपनी अच्छी जान पहचान बना ली है, चर्च के और भी ज्यादा क्लोज होना कोई बुरी बात भी नहीं है। फिर बटलर लेडी एलिशा को चिढ़ाते हुए कहता है आपको तो उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा। फिर लेडी एलिशा शर्माते हुए खांसने
सोचने लगती है और कहती है आखिरकार मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। फिर बटलर कहता है आपने बिल्कुल सही किया। फिर लेडी एलिशा कहती है उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए आपका शुक्रिया, हमारा स्पाई नेटवर्क भी काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। स्पाई मतलब जासूस। फिर बटलर फिर से चिढ़ाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो लोग कह सकते हैं कि हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नींबू नहीं बल्कि जासूस है। फिर लेडी एलिशा दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहती है अगर हमारा स्पाई नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत है तो हमें अपने निगरानी को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देना चाहिए, जिससे अगर कुछ होता है तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे ट्रूप्स बहुत ही कम हैं। ट्रूप्स मतलब सैनिक। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ देखने लगती है। फिर हमें उस ट्री को दिखाया जाता है जो पहले सूखा था, अब वो हरा भरा होता है। फिर लेडी एलिशा कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बिना कुछ किए हमारे पास से निकल जाएं। फिर बटलर सोचने लगता है ये दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, इतना तेजी से कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये बदलाव पूरी तरह से बुरा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उस यंग बॉय के जाते ही वो फूल खिलने लगे। इससे हमें उम्मीद और कंफर्ट मिल सकती है। फिर उसके बाद हमें उस पेड़ के ऊपर वही व्हाइट स्नेक स्पिरिट को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें रोजेस इस्माइल के ब्लैक स्मिथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लेड ब्लैक स्मिथ से कह रहा होता है वो बूढ़ा सन की कहीं का, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं उस बूढ़े को वहीं पे मार देता। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है क्या सच में? लेकिन तुमने इस सॉर्ड का यूज किसके ऊपर किया? मुझे इसे मरम्मत किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये इतना डैमेज कैसे हो गया? फिर ब्लेड कहता है एक हेडलेस आदमी के ऊपर। सच में उस ओपोनेंट से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर ब्लेड कहता है मैं इस बात को कैसे समझाऊं, जितना ज्यादा मैं दुनिया को देखता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उन बीइंग से फाइट करता हूँ जिन्हें ना तो मैंने पहले कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है। बीइंग का मतलब प्राणी होता है। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम्हें इस सॉर्ड को बदल देना चाहिए? फिर ब्लेड कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर ब्लैक स्मिथ कहता है ये सॉर्ड मर्सनरीज द्वारा यूज किए जाने वाले सॉर्ड से थोड़ा सा ही बेहतर है। अगर तुम लक्की रहे तो ही इससे मॉन्स्टर को काट सकोगे। ये सॉर्ड सिर्फ एक मामूली लोहे से बनी है जिसे एक मामूली ब्लैक स्मिथ ने बनाया है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर ब्लैक स्मिथ कहता है अगर तुम किसी ऐसी चीज को यूज करते हो जो तुम्हारे लायक नहीं है तो आखिरकार वो आगे चलकर टूट ही जाएगी।